हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के ऊपर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अब बाकी अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाना चाहते हो और वीडियो देखनी है तो आप जाओ प्लेलिस्ट में। आपके लिए सारी वीडियोस है और वहां जाके हर वीडियो में आपको नोट्स भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन उसी वीडियो के। अगर आप उस वीडियो हर वीडियो के आपको नोट्स मिलेंगे। आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे और वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा। वहां पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। तो इसलिए आप यहां से आप फॉलो कीजिए। चलिए बिना कोई तरीके शुरू करते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स को समझिए। फ्रिंज बेनिफिट्स बेसिकली क्या होते हैं? देखो, एक होता है बोनस, एक होता है अलाउंसेस। ये सब चीजें क्या होती है? ये होता है कि जो सैलरी या वेजेस के आपको अलावा मिलती है। सैलरी के या वेजेस के ऊपर आपको जो बेनिफिट, कैश वाले या मनी वाले जो बेनिफिट मिलते हैं, ये होते हैं वो बोनस अलाउंसेस। लेकिन कुछ ऐसे बेनिफिट भी तो होते हैं जो मनी के टर्म में मेजर नहीं होते बल्कि इन काइंड होते हैं। इन काइंड का मतलब आपको पैसे भी नहीं दिया जा रहा, बट उसकी कीमत पैसों में ही है। जैसे हाउस दे दिया आपको, या आपको फ्री टूर दे दिया अमेरिका का। तो ये कुछ बेनिफिट ऐसे हैं जो कि आप पैसों से ही खरीदने वाले हो बाद में। आप पैसों से क्या करोगे? पैसों से कुछ ना कुछ खरीदोगे। अपना घर खरीदोगे या टूर पे जाओगे, या जो भी आप चीजें करने वाले हो पैसों से, वो आपको चीजें ही दे दी कंपनी ने। वो सर्विस जो आप लेने वाले हो वो सर्विस आपको पहले दे दी। तो उसे क्या बोलेंगे? इन काइंड बेनिफिट। जो चीज आप पैसों में खरीदने वाले हो वो चीज ही आपको दे दी। तो पैसे नहीं दिए, बस चीज आपको दे दी, उसे बोलेंगे इन काइंड बेनिफिट। उसी को फ्रिंज बेनिफिट्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंज बेनिफिट्स। तो फ्रिंज बेनिफिट का मतलब दोज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज दैट आर एक्सटेंडेड बाय द एम्प्लॉयर। वो अपने एम्प्लॉय को देता है ओवर एंड अबव हिज वेजेस। वेजेस के ऊपर, सैलरीज के ऊपर। जैसे हाउसिंग, हाउस दे दिया आपको घर का। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो आपको दे दिया। सब्सिडाइज मील, जो खाना पीना खाने वाले हो पैसों से, वो खाना पीना आपको सब्सिडाइज रेट में दे दिया। यानी कंपनी में ही आपको मील प्रोवाइड करी जा रही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको। मेडिकल केयर फैसिलिटी आपको दे दी गई। ठीक है। पेड हॉलीडे, घूमने फिरने के हॉलीडे दे दी गए। ऐसे कई सारे बेनिफिट। तो फ्रिंज बेनिफिट्स आर रिवार्ड्स गिवन टू एम्प्लॉय एज एन एक्स्ट्रा टू देयर वेज। जो आपकी सैलरी या वेज है उसके ऊपर जो दिया जाता है उसे बोलेंगे फ्रिंज बेनिफिट। डेफिनेशन यहाँ पर ले सकते हो अकॉर्डिंग टू बी डी बल्चर, कि फ्रिंज बेनिफिट आर एनी वेज कॉस्ट नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद एम्प्लॉय प्रोडक्टिव एफर्ट। बोनस तो ऐसा चीज होती है जो कि एम्प्लॉय के प्रोडक्टिव एफर्ट पे होता है, कि एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करेगा तो बोनस लेगा। जैसे इंसेंटिव प्लान हमने समझे थे, अलग अलग इंसेंटिव प्लान बनाए जाते हैं आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। बट ये परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ आपको दिया जा रहा है एम्प्लॉय के द्वारा, ताकि आप खुशी से जीवन जी पाओ। ठीक है ना? तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिव एफर्ट के ऊपर नहीं है, परफॉर्मेंस या सर्विस के ऊपर नहीं है, सेक्रीफाइस के ऊपर नहीं है। ये आपके सिर्फ एम्प्लॉयर के ऊपर है। एम्प्लॉयर देना चाहता है नहीं देना चाहता। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही कि आप रिक्रूट कर सकते हो और रिटेन कर पाओ टैलेंटेड पर्सनल को। अच्छे पर्सन भी रिक्रूट तभी होगे ना जब उसे देखेगा कि हाँ भाई, कंपनी में मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा यहाँ काम करके, तो वो कंपनी में रहेगा। वो रिक्रूट हम कर सकते हैं उसको, अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। क्योंकि कंपनी में अगर उसको अच्छे अच्छे बेनिफिट देंगे तो वो रिटेन हो पाएगा। ठीक है ना? साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन डेवलप हो सकता है कंपनी के में से साथ। अगर हम इसको अच्छे बेनिफिट देते हैं तो कंपनी में वो अच्छा रिलेशन डेवलप कर पाएगा। कंपनी से खुश रहेगी, वो कंपनी से खुश रहेगा। Unsatisfied need of employee and convert those into satisfying needs by utilizing appropriate steps। जो एम्प्लॉय की अनसेटिस्फाइड नीड होती है, जैसे कि आपका भी नीड्स बड़ी सारी होती है, हमारी भी, कि अगर हम एम्प्लॉय में काम, कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमें कुछ फलाना टूर मिले, ठीक है, कुछ बेनिफिट मिले एक्स्ट्रा। तो उस नीड्स को सेटिस्फाई करने का बहुत जरूरी है, फ्रिंज बेनिफिट के थ्रू हो सकता है वो। और टू प्रोटेक्ट सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज को, ताकि वो टिका रहे लंबे समय तक, जीवन भर काम करे। जैसे कि प्रोविडेंट फंड देना। प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा? उसका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, फ्यूचर में उसका पैसा बढ़ता रहेगा। अब तो ज्यादातर हर कंपनी क्या करती है, आपकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड काटती है उसका पैसा। ग्रेट्युटी, ये भी आपका रिटायरमेंट का बेनिफिट होता है, पेंशन आपको मिलती है, मैटरनिटी बेनिफिट। ठीक है।
और या फिर एम्प्लॉय को सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए कि मैं भी कंपनी का कोई हिस्सा हूं, कंपनी मेरे पर ध्यान रखनी है। तो इसे बिलोंगिंगनेस बोलते हैं कि मैं भी कंपनी में कुछ काम कर रहा हूं तो कंपनी मेरे को ख्याल रख रही है, उसको ऐसा लगे। या फिर टू कंप्लाई वेरियस लेजिस्लेशन रिलेटेड विद फ्रिंज बेनिफिट्स, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऐसे लेजिस्लेशन बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे कई तो ऐसे कई सारे हमारे, जैसे कि आपका एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बना हुआ है एक, उसमें भी कई सारे पॉइंट है कि भाई आपको जो एम्प्लॉय की सैलरी होनी चाहिए उसमें आपका कुछ जैसे रेमुनरेशन कोई भी हो सकती है, तो कुछ मेडिकल बेनिफिट देने चाहिए आपको एम्प्लॉय को, या ये देना चाहिए, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे मेडिकल बेनिफिट ज्यादा उसमें लिखे हुए हैं वो देने चाहिए, कुछ ऐसे फ्रिंज बेनिफिट्स होने चाहिए एम्प्लॉय की सैलरी के अलावा, उसमें एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। ऐसे कई सारे कुछ एक्ट्स बने हुए हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ, जैसे कि फैक्ट्री में अगर बंदा काम कर रहा है तो फैक्ट्रीज एक्ट है। तो फैक्ट्री में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो भैया उसको कुछ ऐसे बेनिफिट मिलने चाहिए जिससे उसकी प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एक्ट है जिसके थ्रू एम्प्लॉय प्रोटेक्शन रहेगा, उसका एम्प्लॉय का फ्यूचर सिक्योर है। उसके बाद बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोऑपरेशन बना रहे एम्प्लॉयज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ना हो जाए, वो लॉयल्टी बनी रहे, वफादार रहे, फेथफुलनेस रहे। टू डेवलप ब्रांड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक में अच्छी इमेज बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ये भी चीजें देनी पड़ती है ताकि पब्लिक में उसकी नजर अच्छी रहे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हाँ भाई एम्प्लॉइज का ध्यान रख रही है वो, ठीक है ना। इंपोर्टेंस की बात करें तो देखो एम्प्लॉयज के लिए इंपॉर्टेंस क्या है। एम्प्लॉयज के लिए यार वही इंपॉर्टेंट है ना कि आप देखो उसको फ्री में बेनिफिट मिल रहे हैं तो इससे उसकी रियल अर्निंग बढ़ती है, वो पैसा सेव कर पाएगा अच्छे से। क्योंकि वो, अगर वो बेनिफिट उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो बेनिफिट है वो पैसों से ही खरीदेगा, तो पैसे को खर्च करने की बजाय वो सेव कर सकता है। वरना क्या होगा कि सैलरी में से मान लो सैलरी 50,000 है, अब उसको 50,000 में से रेंट देना पड़ता है, तो रेंट का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, हाउस दे दिया आपको, ठीक है। तो वो जो पैसा उसका बच गया ना रेंट का, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा आपको दे दिया, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं होगा। तो वो जो पैसा है वो सेव करके रख सकता है, क्योंकि जो पैसों से आप खरीदने वाले हो वो मैंने आपको पहले ही दे दिया बेनिफिट के तौर पे। मनी वैल्यू ऑफ दोस बेनिफिट नॉट टैक्सेबल। फ्रिंज बेनिफिट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनकम टैक्स में वो टैक्सेबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया बात ये है कि इनकम टैक्स नहीं देना उसके ऊपर। तो ड्यूरिंग मोर रिसेंट द वैल्यू ऑफ दिस बेनिफिट इज एडजस्टेड इन इनकम टैक्स पेबल बाय इंडिविजुअल एम्प्लॉइज और इनकम टैक्स डिडक्शन, बट मैनी ऑफ दो स्टिल डू नॉट कम इन एम्बिट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स डिडक्शन में कुछ चीजें अभी नहीं आती, जैसे कि अगर आपने कोई मोटर कार दी है तो भैया उस पर थोड़ा सा टैक्स लगेगा। अगर कोई कंपनी ने आपको मोटर कार दे दी तो ऐसे ही कुछ चीजों पर टैक्स लग सकता है। या फिर अगर मैं आपको बताऊं, चलो मोटर कार को छोड़ते हैं, और अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको कोई वाटर सप्लाई कर रही है कंपनी तो इसका भी टैक्सेबल होगी ये, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है तो भैया ये भी गवर्नमेंट से टैक्स लेगी। और कोई अगर आपको एकोमोडेशन यानी कि हाउस दे रही है तो भैया हाउस का भी आपको टैक्स लग सकता है। इसका हाउस रेंट अलाउंस वैसे बोलते हैं, वो उसको छोड़ के लगी। या फिर आपको रेंट फ्री कोई एकोमोडेशन दे रहा है, यानी कि उसको रेंट दे रहा है, रेंट फ्री हाउस है, लेकिन वो भी टैक्स लग सकता है उसके ऊपर भी, ठीक है। तो ये चीज है, इसके ऊपर भी आपको फ्री मील्स अगर आपको दी जा रही है उसके ऊपर भी आपको टैक्स लग सकता है। तो भैया ऐसा नहीं है कि सारे टैक्सेबल नहीं है, कुछ आपको फ्री बेनिफिट जो दे रहे हैं वो टैक्सेबल हो सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं होगा कि फ्री में आपका, ठीक है ना। तो वो आपको पर ही आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, इसमें आपका टैक्सेबल होगा। आगे बात करें इसकी, अगर हम जैसे आपको बात हो कार की, तो बात कर दी थी मैंने, कार भी टैक्सेबल, अगर आपको कार दे रही है कंपनी तो उसका भी टैक्सेबल होती है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी मिल पाती है, ठीक है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो भैया वो भी सिक्योरिटी मिल पाएगी आपको, कि फ्यूचर में आपको जॉब सिक्योरिटी दे दी गई, आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी दे दी गई, सिकनेस है तो, डिसेबिलिटी है, ओल्ड एज है आपकी, ओल्ड एज के लिए बेनिफिट दे दिए गए आपको कि भाई ग्रेट्युटी आपको मिल जाएगी, पेंशन मिलता रहेगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको एम्प्लॉयज की जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसके अंदर आ जाती है कि भाई कंपनी में मैं सिक्योर हूँ।
उसके बाद बहुत सारे मेडिकल और रिफ्रेशमेंट फैसिलिटी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय की हेल्थ में प्रोटेक्शन हो जाती है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर उसको मील्स मिलती है, खाना पीना मिल रहा है काम करते हुए, तो उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी से वो सिक्योर रहेगा। हाउसिंग एकोमोडेशन से उसको एक अच्छी खासी, हाउसिंग के साथ साथ उसको एक अच्छी खासी एम्यूनिटीज, खाना पीना मिल रहा है हाउसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल रही है, तो एम्प्लॉय का टाइम बचता है और एम्प्लॉय की कन्वीनियंस अच्छी हो जाती है। वरना एम्प्लॉय को धक्के खाते हुए आना पड़ेगा, है ना। तो मैनी बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू एम्प्लॉय फैमिली मेंबर ऑल्सो, कि एम्प्लॉय की फैमिली लाइफ अच्छी हो, तो उसके लिए भी एम्प्लॉय को मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ भाई मेरी फैमिली प्रोटेक्शन है, मेरा फैमिली का इंश्योरेंस करवा दिया, ऐसा कुछ करवा दिया, ठीक है। बहुत सारी कंपनी एम्प्लॉय को जो है हाउस लोन भी दे देती है। हाउस लोन का जो बर्डन है वो भी आपका कंपनी बियर कर लेती है ना। अवेलेबल टू प्लॉट्स ऑफ, कुछ एम्प्लॉय को प्लॉट दे देती है कंस्ट्रक्शन के लिए। ऑल्सो बियर अ पार्ट ऑफ बर्डन ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट नहीं देना हाउस लोन का, वो हम दे देंगे। तो ये भी आपका बहुत ही एम्प्लॉय का अच्छा रहता है। सम कंपनी एडवांस लोन, कुछ कंपनी लोन भी दे देती है कि अगर आपको व्हीकल परचेज करनी है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस परचेज करने हैं, तो दे देती है, ठीक है। उसके बाद बात करें इंपॉर्टेंस फॉर एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है भाई, जब ये पैसा दे रही है, टैक्सेबल भी नहीं है वो, तो भाई एम्प्लॉयर के लिए क्या बेनिफिट है। भाई एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिट है, जब एम्प्लॉयर देता है तो एम्प्लॉयर को ये बेनिफिट पर रिबेट मिल जाती है इनकम टैक्स में, ठीक है ना। उनका इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाते हैं, कम हो जाता है उनका टैक्स। तो द एडवांटेज है ओवर इंक्रीजली डिमिनिश, बट ये एडवांटेज जो है वो डिमिनिश, कम होता रह रहा है। एम्प्लॉय विल रिसीव रिबेट फॉर एक्सपेंडिचर ऑन मेनी ऑफ दीज बेनिफिट्स। एम्प्लॉय को कुछ चीजों पे अभी भी शायद रिबेट नहीं मिलती है, तो इसलिए ये कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं है। ये पहले क्या होता था कि आपको ना एम्प्लॉयर को फ्रिंज बेनिफिट देने का एक फ्रिंज बेनिफिट टैक्स देना पड़ता था, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। हालांकि अब ये एबोलिश हो चुका है, खत्म हो चुका है ये 2009 में, 2009 में इसको खत्म कर दिया गया था। पहले 30% देना पड़ता था फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, जितने भी हम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये फ्रिंज बेनिफिट टैक्स आपके ऊपर लग सकता है, कुछ कंडीशन है। कंडीशन जैसे कि सबसे पहले क्या है कि कोई अगर एम्प्लॉय की सैलरी अगर कंपनी में 15,000 से नीचे है, तो भैया आपको फिर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इससे ऊपर है तो देना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है ना इसमें। और एम्प्लॉय को कम से कम 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए आपकी कंपनी में। एक अगर एम्प्लॉय 5 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं, तब वो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स को देने की जरूरत नहीं है। तो 15,000 से ऊपर आपकी सैलरी, 15,000 से नीचे सैलरी है, तो आपको फ्रिंज बेनिफिट टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप और 5 साल से ऊपर हो चुके हैं एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय हु लेफ्ट हिज जॉब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स, यानी कि कम, अगर वो भैया 5 साल के अंदर एम्प्लॉय छोड़ देता है, तो उसे फ्रिंज बेनिफिट टैक्स उसे तो देना पड़ेगा। या एम्प्लॉय ट्रांसफर कर देता है कोई, मान लो कि एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो भी उसको एम्प्लॉय बेनिफिट टैक्स, सॉरी फ्रिंज बेनिफिट टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि 15,000 से अगर ऊपर सैलरी है किसी एम्प्लॉय की, तो देना पड़ेगा, ठीक है। और 5 साल के अंदर उन्हें छोड़ दिया, तब भी देना पड़ेगा आपको, अभी भी। उसके बाद, और जो भी फेसिंग, कोई भी अगर कोई मान लो वर्क फोर्स है, उसको कोई क्रोनिक प्रॉब्लम चल रही है, लॉन्ग टर्म सोशल बेनिफिट से वो सिक्योर हो जाता है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कवर अगर दे दे उसको, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, हाउसिंग, तो उसकी वजह से ये जो है ना, वर्क फोर्स की जो प्रॉब्लम है, एब्सेंटीज्म, छुट्टियां लेने की प्रॉब्लम, वो दूर हो जाती है। एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिट हो जाता है। और एम्प्लॉय की मोटिवेशन बढ़ती है, तो भैया आपकी फिर उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो लेबर की कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी। तो एम्प्लॉयर के लिए भी बेनिफिट है ना, फिर सैलरी, ऑब्वियस सी बात है, जो सैलरी वो दे रहा है एक्स्ट्रा, तो उसका कोई कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी, लेबर का आपको कॉस्ट कम देनी पड़ेगी। और मैनी कंपनी हैव एक्सपीरियंस साउंड एम्प्लॉय एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन बनेगा इस एम्प्लॉय की बेनिफिट की, जो हम दे रहे हैं बेनिफिट, इसकी वजह से एक अच्छी यूनियन बन पाएगी, मिलजुल के अच्छे से काम करेंगे सारे के साथ, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयर का ही बेनिफिट है। तो उसके बाद कुछ कंपनी ने अपनी वेज रेट्स भी लो कर देते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। क्योंकि भैया वेज, जो भी वेज है वो बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि अगर उसके खर्चे बहुत ज्यादा है, तो अगर हम उसको फ्रिंज बेनिफिट दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वेज कम भी दे तो चलेगा, वो मान भी लेगा। मान लो उसको हाउस दे दिया,
उसको खाने पीने की व्यवस्था दे रहे हैं, तो जो भी उसका खर्चा होने वाला है उसका यही तो खर्चा होगा। रेंट का खर्चा होगा, कहीं अगर बाहर जाएगा, एमिनिटीज का खर्चा होगा। तो वो खर्चे नहीं हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, वेज अगर कम भी कर दी तब भी वो लेने को तैयार हो जाएगा। वही तो खर्चा करने वाला है, अगर वेज बढ़ा दी तो खर्च, वेज क्यों बढ़ाना चाह रहा है वो? यही वाले खर्चों की वजह से वो खर्चा देना नहीं पड़ेगा उसे। सिंपल सी बात है। सो प्रोविजन ऑफ दिस बेनिफिट ऑल्सो इनहेंसेस द प्रेस्टीज ऑफ द कंपनी। उसकी कंपनी की प्रेस्टीज बढ़ती है। ठीक है। और कंपनी एक अच्छे वर्कर को, कॉम्पिटेंट वर्कर को अट्रैक्ट कर पाती है, तो अच्छे वर्कर आते हैं कंपनी में, इंप्लॉयर का ही बेनिफिट है। आई होप ये सब चीज अच्छे समझ में आई होगी। अगली वीडियो में इससे रिलेटेड और बात करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले तो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।